बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्राम अल शिफा कॉलेज मुल्तान। देखिए बेटे, 2024 के शुरू में हमने ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ किया था, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से जो है वो उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा। अब हम इसको दोबारा से शुरू करने लगे हैं। बच्चों के हवाले से उन्होंने बताया था कि सबसे ज़्यादा उनको डिफ़िकल्टी जो है वो फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के अंदर है। तो आज उसी का ही एक टॉपिक जो है बेटा हम डिटेल से जो है वो स्टडी करने लगे। जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, तो बेटा एलर्जी क्या होती है? एलर्जी को समझने के लिए ना सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इम्यूनिटी क्या चीज है। इम्यूनिटी क्या चीज है, चले मैं बताता हूँ। देखिए, इम्यूनिटी क्या है, बेसिकली आपको आम जबान में मैं बताऊं ना, तो ये एक हमारा हिफाजती निज़ाम है। यानी ये हमारी हिफाजत करता है। किन चीजों से हिफाजत करता है? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, खाने के जरिए, फूड, हवा के जरिए, और भी बहुत सारे जराए से बहुत सारे जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस, ये चीजें हमारे बॉडी के अंदर चली जाती हैं। लेकिन आप जानते हो कि ये अगर बॉडी के अंदर चली जाएं तो ये क्या कर सकती हैं? ये बीमारी पैदा कर सकती हैं, प्रोड्यूस डिजीज। लेकिन हम फिर भी बीमार नहीं होते। क्यों बीमार नहीं होते? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम हमें इनसे प्रोटेक्ट करता है, बचा लेता है। ठीक है, यही जो बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी का अपना हिस्सा नहीं होते, ये बाहर से आते हैं, तो इनको हम फॉरेन पार्टिकल्स कहते हैं। फॉरेन पार्टिकल्स कहा जाता है। ठीक है, इनको फॉरेन पार्टिकल्स कहा जाता है, या इनको आप एंटीजन्स का नाम भी देते हो। एंटीजन्स है ये हमारी बॉडी के अंदर बीमारी पैदा कर सकते हैं। लेकिन इम्यून सिस्टम जो होता है, हमारा जो इम्यूनिटी है, वो बेटा जो है वो इन तमाम चीजों से हमें बचाती है। लेकिन फिर भी आपके जहन में सवाल आएगा कि हम तो फिर भी बीमार हो जाते हैं। देखो बेटा, आप हर दफा बीमार नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि आप हर दफा बीमार हो जाएं। बैक्टीरिया तो हर टाइम आपकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बीमार नहीं हो रहे। हाँ, आप बीमार होते हैं जब ये जो बैक्टीरिया की जो एंट्रेंस है, या ये जो फॉरेन पार्टिकल्स आपकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, ये जब इनका लेवल एक खास मखसूस हद से क्रॉस कर जाता है, तो एक हद तक ही आपका इम्यून सिस्टम आपको बचा सकता है। उसके बाद भी अगर मजीद जर्म्स अगर आपकी बॉडी के अंदर मुसलसल जा रहे हैं, तो फिर आप बीमार भी हो सकते हो। ठीक है ना, आप यूं समझ लें कि ये जो इम्यूनिटी होती है ना, ये पूरा एक आर्मी बेस्ड सिस्टम है। ठीक है ना, अब हमारी बॉडी की आर्मी होती है बकायदा, जो नॉर्मली वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जिनके ऊपर ये मुश्तमिल होती है। मेन इम्यूनिटी में कौन सी ऐसी चीज है जो हमें बचाती है? वो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं, जिसमें बी लिम्फोसाइट्स भी आ जाते हैं और टी लिम्फोसाइट्स भी आ जाते हैं। देखें, अब हम आते हैं एलर्जी के ऊपर कि एलर्जी क्या चीज है। एलर्जी क्या है? एलर्जी, देखें, ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, ये जो इम्यूनिटी है, ये हमें बचा रही है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट, कुछ फॉरेन पार्टिकल्स, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो सकता है, कोई भी चीज जो बाहर से, इवन कोई खाने की चीज भी हो सकती है। ठीक है ना, कोई प्रोटीन हो सकती है, कुछ भी, ये जो है ये ओवर रिएक्ट कर जाए ना, यानी कुछ ज्यादा ही रिस्पॉन्स दे दे, ओवर रिएक्ट कर जाए, ज्यादा रिस्पॉन्स डेवलप कर ले, ज्यादा रिस्पॉन्स दे दे, तो ये जो ओवर एक्टिविटी है ना, या ओवर रिएक्ट करना है, ये हमारी बॉडी में एलर्जी का सबब बनता है। हमारा इम्यून सिस्टम जो हमें बचा रहा है, अगर वो ओवर रिएक्ट कर जाए, तो ओवर रिएक्ट करने की वजह से, ज्यादा अपना फंक्शन शो कर देने की वजह से हमारी बॉडी में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। उस प्रॉब्लम को ही आप एलर्जी का नाम देते हो। इसीलिए इसको कहा जाता है हाइपर सेंसिटिविटी। ये सिर्फ एक टाइप है, आगे मजीद टाइप्स भी। तो हाइपर सेंसिटिविटी मतलब ज्यादा सेंसिटिव। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, मोर, है ना, मोर।
तो ज्यादा जो है ना बेटा इम्यून सिस्टम जो है ओवर रिएक्ट जब कर जाता है, तो तब एक कंडीशन आपकी बॉडी के ऊपर आती है जिसको आप एलर्जी का नाम देते हो, जिसमें रैशेस जो है ना वो सबसे कॉमन सिम्टम होते हैं कि आपकी स्किन के ऊपर ऐसे एलर्जी जो है वो हो जाएगी। चले नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अब देखो यहाँ पर एलर्जी की डेफिनेशन लिखी हुई है कि ये एक हाइपर सेंसिटिविटी है और ये डिसऑर्डर है इस चीज का, इम्यून सिस्टम का। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि हमारे इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर है, जिसमें जो हार्मलेस सब्सटेंस होते हैं ना, हार्मलेस का मतलब ऐसी चीजें जो आमतौर पर नुकसानदेह नहीं होती लेकिन आपकी बॉडी में आपको नुकसान दे रही है, इनको अलर्जेंस कहा जाता है। अब ये अलर्जेंस में डस्ट भी हो सकती है, पोलन्स भी हो सकते हैं, इवन कोई फ्रेग्रेंस भी हो सकती है, कोई खुशबू भी हो सकती है। नॉर्मली तो ये नुकसान नहीं दे रहे, लेकिन किसी मखसूस शख्स के अंदर इनको लेकर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या कर रहा है, वो ओवर रिएक्ट कर रहा है, कुछ ज्यादा ही इनके खिलाफ एक्टिविटी दिखा रहा है, जिसकी वजह से ये चीजें हमारी बॉडी में एलर्जी का सबब बनती है। जब ये एलर्जी का सबब बनती हैं तो तब ये कहलाती है एलर्जन। जरूरी नहीं है कि ये सब में एलर्जी करे, डस्ट सब में एलर्जी नहीं करती, ये मखसूस लोगों में करती है। मसलन किसी में डस्ट एलर्जी कर रही है, किसी में पोलन एलर्जी कर रहे है, किसी में बाज़ औक़ात कोई खास किस्म की खुशबू है वो उसको एलर्जी कर रही है। तो हर पर्सन टू पर्सन ये वेरी करती है। इसको टाइप 1 जो है बेटा वो हाइपर सेंसिटिविटी भी कहा जाता है, कि आगे चल के हम इनकी जो टाइप्स हैं वो स्टडी करेंगे। तो इम्यूनिटी जब भी हम पढ़ते हैं या एलर्जी जब भी हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर ना एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, वो क्या, वो ये कि बेटा कि एंटीबॉडी क्या होती है। बेसिकली जो एलर्जी होती है ना वो एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है। देखो एंटीबॉडी क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि आपका एक ब्लड सेल होता है, व्हाइट ब्लड सेल, जिसको बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, बी लिम्फोसाइट। ये बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाता है और यही एंटीबॉडीज बेसिकली इम्यूनिटी में आपकी हिफाजत करती हैं, प्रोटेक्शन करती हैं। किससे? ये प्रोटेक्शन करती हैं एंटीजन से। और एंटीजेंस के बारे में मैं बता चुका हूं कि ये कोई भी एक फॉरेन पार्टिकल होता है, बाहर से आने वाला कोई भी जर्रा होता है, ये आपके जिस्म में बीमारी का सबब होता है, ये बीमारी पैदा कर सकता है। इसको मारने के लिए आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है, एंटीबॉडीज बनाई जाती है और ये एंटीबॉडीज जो हैं वो किल करती हैं, क्या करती हैं, किल करती हैं एंटीजेंस को। ठीक है, और इन्हीं एंटीजन और एंटीबॉडी के रिएक्शन के रिजल्ट में एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी के रिएक्शन के रिजल्ट में बाज़ औक़ात आपको एलर्जी के सिम्टम्स आ जाते हैं, आपके जिस्म में एलर्जी की अलामात जो हैं बेटा वो आ जाती है। ठीक है ना। आपको एक बात बताता हूँ, एक सेल होता है हमारी बॉडी में, उसको कहते हैं मास सेल। ठीक है, जैसे ये मास है, इसके ऊपर ऐसे एंटीबॉडी ना ऐसे वाई शेप की होती है, दिखाता हूँ आपको, ये एंटीबॉडी है। ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडी। ये पूरा एंटीबॉडी की 4 चेन होती हैं, 1 2 3 और ये 4 अदर चेन्स होती हैं। और ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा, दिस विल कॉल एंटीजन बाइंडिंग साइट। ठीक है, एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है, यहां पर एंटीजन आकर अटैच होता है। देखो इस वाले हिस्से में दिखाया भी है कि एंटीजन एंटीबॉडी के इस हिस्से के ऊपर आकर अटैच हो रहा है। तो इस हिस्से के ऊपर जब ये आकर अटैच होता है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। एंटीजन, ये फर्ज कर ले ये मास सेल के ऊपर हो रहा है, यहां पर ये एंटीजन आकर अटैच होगी। अब ये इसको किल तो कर देती है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि मास सेल जो है ना, ये इस एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन के रिजल्ट में ब्रस्ट कर जाता है और उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे कि हिस्टामिन, वो रिलीज हो जाता है। आपको पता है यही हिस्टामिन स्किन एलर्जी का सबब बनती है, स्किन एलर्जी का सबब बनती है। आपको शायद याद हो कि आप इसीलिए एलर्जी के लिए एंटी हिस्टामिन मेडिसिन का इस्तेमाल करते हो।
यानी जो हिस्टामिन के असर को कम करे। मसलन मसलन मैं बताता हूँ, बड़ी मशहूर मेडिसिन है, रिजिक्स के नाम से आती है, एंटी हिस्टामिन है। जायटेक के नाम से आती है, ये सारी एंटी हिस्टामिन होती है, ठीक है ना। आपने नाम सुना होगा लोराटाडीन का, ये मशहूर मेडिसिन है, एंटीऑल के नाम से होती है। ये सारी एंटी हिस्टामिन जो है मेडिसिन कहलाती है, क्योंकि हिस्टामिन ही एलर्जी का सबब है, जो किससे पैदा हो रहा है, किसके टूटने से पैदा हो रहा है, मास सेल के टूटने से जो है वो पैदा हो रहा है। और जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है तब ये जाकर ब्रेक करते हैं और ये एलर्जी का सबब बनते हैं। चले, अच्छा, अब जब किसी शख्स को एलर्जी हो जाती है, ये मसला प्रॉब्लम, ये इम्यूनिटी का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, तो उसमें कौन कौन सी अलामात आती है, सिम्टम्स उसके क्या क्या होते हैं। सबसे पहला जो सिम्टम्स आपको सबसे ज्यादा महसूस होता है ना बेटे, वो नाक में, नोज में, कि नाक की जो अंदर की झिल्ली है, नाक की जो अंदर सॉफ्ट स्किन होती है, उसको म्यूकोसा कहते हैं, सबसे बाहर वाली लेयर होती है अंदर की साइड के ऊपर, तो उसकी ना सूजन हो जाएगी, उसकी स्वेलिंग हो जाएगी, वो सोजिश हो जाएगी, उसकी सोजिश उसकी हो जाएगी। इसको आप एलर्जिक रेनाइटिस का नाम देते हो। क्या नाम देते हो? एलर्जिक रेनाइटिस। अब एक होती है एलर्जिक रेनाइटिस, एक होती है साइनोसाइटिस। अब इनमें क्या फर्क होता है? देखो, सिर्फ नाक की झिल्ली अगर सूज रही है, नाक की झिल्ली की सोजिश हो रही है, इसकी कोई इरिटेशन हो रही है, तो वो तो है रेनाइटिस। आपको पता है हमारे नाक के इर्द गिर्द, नाक के इर्द गिर्द कुछ कैविटीज होती है, ठीक है ना, खाली कुछ कैविटीज पाई जाती है, छोटी छोटी, नाक के इर्द गिर्द। ये जो है ना, मैं अपने यहाँ बता दूं, जैसे यहाँ पे थोड़े थोड़ा ये ना आंखों के करीब बन गया, ठीक है। नाक के इर्द गिर्द जो है वो बेटा छोटी छोटी कैविटीज होती हैं, छोटे छोटे खाने होते हैं, वहां पर अगर इन्फेक्शन हो, वहां पर अगर एलर्जी हो, तो उसको साइनोसाइटिस कहते हैं। और अगर सिर्फ नाक की जो है, जो झिल्ली है, नाक की जो न्यूकोस जो नेजल मिकोसा है, अगर उसकी स्वेलिंग हुई है, तो इट विल बी अ रेनाइटिस। आप देखते हो ना कि बाज़ औक़ात आपको जुकाम होता है, तो जुकाम की वजह से आपकी आंखों में, आपकी आईज में पेन शुरू हो जाता है ना, आपकी आईज में जो है वो पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ये साइनोसाइटिस में ही ऐसा होता है। साइनोसाइटिस में क्या होता है कि आपकी जो आईज हैं, आपका फेस है, ये पेन करना शुरू कर देता है। तो ये बेसिकली साइनोसाइटिस की अलामत होती है। रेनाइटिस में सिर्फ आपको जैसे स्नीजिंग वगैरह होगी, छींकें आएंगी, और ये सब कुछ जो है ना, वो नाक के प्रॉब्लम की वजह से रेनाइटिस होता है। आपकी आंखों के अंदर भी इशू होता है कि आपकी आंखें रेड हो जाती हैं और उसमें इचिंग होती है। व्हाट इज कंजेक्टिवा? कंजेक्टिवा भी ना, हमारी आंखें ना, देखो ये हमारी आई, ये है हमारी आई लिड, जो हमारी आई लिड होती है ना, जिसको हम पलके बोलते हैं, आई लिड, इसकी जो अंदर की स्किन होती है, जो इनसाइड स्किन होती है, अंदर की तरफ जो स्किन होती है ना, उसको कहते हैं कंजेक्टिवा। जब इसकी कोई इन्फ्लामेशन होती है ना, इसकी सोजिश होती है, तो बेटा उसको कहते हैं कंजेक्टिवाइटिस। इसका जो लफ्ज होता है ना, इसका मतलब इन्फ्लामेशन होता है। तो इसकी वजह से ये आंखें जो है ना, आंखों की ये जो व्हाइट हिस्सा है, ये रेड हो जाता है। हमारी आंखों का जो व्हाइट हिस्सा होता है ना, इसको सक्लेरा कहा जाता है, ये व्हाइट पार्ट, ये रेड हो जाता है, ठीक है, ये रेड हो जाएगा, और इसी को आप कंजेक्टिवाइटिस बोलते हो। इसमें फिर आपको जो है ना, आम तौर पर जो है ना, वो स्नीजिंग होती है, जैसे छींकें आती हैं, आपको खांसी होती है, आपकी सांस की नालियां जो हैं वो सुकड़ती हैं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन जो है ना, वो सांस की नाली का सुकड़ना हो कहते हैं। विजिंग होती है, विजिंग मतलब खांसी के दौरान जो है वो सीटी जैसी आवाज का आना, इसको विजिंग कहा जाता है। और आपको डिस्पीनिया हो जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ये होती है कि आपको सांस सही से नहीं आ रहा, सांस रुकावट के साथ आ रहा है, कभी आप बहुत धीमा सांस ले रहे हो, कभी आप बहुत तेजी से ताकत लगा के सांस ले रहे हो, ये बेसिकली शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग की अलामत होती है। इसी तरह आपको अस्थमा का भी अटैक हो सकता है, ठीक है ना, एकदम से आपका सांस जो है ना, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो सकता है। आपके कान में फुलनेस की अलामत आ गई, जैसे कान में कोई लिक्विड वगैरह भर गया, कान में आवाज नहीं आ रही है, पेन होगा, और आपको सुनने के अंदर जो है वो थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। स्किन के ऊपर ऐसे रैशेस होंगे, एक्जिमा हो जाएगा। एक्जिमा स्किन एलर्जी को कहते हैं, ये एक्जिमा है बेसिकली, एक्जिमा।
और ये जो होता है ना, ये है आर्टिकेरिया। अब आप पूछोगे सर इन दोनों में क्या फर्क है? आर्टिकेरिया को हाइव्स भी कहा जाता है। देखो, स्किन जो सिंपल एलर्जी है ना, वो एक्जिमा है। इसके अंदर ना स्किन के ऊपर ऐसे निशानात बनते हैं, लेकिन ये निशान सिर्फ ये मतलब निशान होंगे, और ये भी होती भी मखसूस जगहों के ऊपर है। जैसे आपकी लेग्स में होगी, आर्म्स वगैरह पर हो जाएगी, ठीक है ना, जैसे अंडर आर्म्स में हो जाती है, अंडर आर्म्स में हो जाती है, ठीक है। ये ज्यादा स्वेयर नहीं होती, रेडनेस होती है स्किन की, ठीक है। स्किन के ऊपर कोई बड़े बड़े पैचेस नहीं बनते, यहाँ पर जो है ना लार्ज पैचेस बन जाते हैं स्किन के ऊपर ना, बड़े बड़े ऐसे निशानात, फूले हुए, सूजे हुए, रेडनेस, वो आर्टिकेरिया के अंदर होते हैं, ठीक है ना। एक्जिमा में ऐसा नहीं होता। एक्जिमा में जो 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 रेडनेस होती है वो एक मखसूस एरिया तक होती है, जबकि ये जो होती है ना, ये पूरे बॉडी में होती है, पूरे जिस्म में हो सकती है, ठीक है। जबकि जो एक्जिमा होती है ये सिर्फ मखसूस एरिया में होती है, और ये जल्दी ठीक भी हो जाती है, ठीक है ना। एक्जिमा बाजुकात जो है ये लंबे अरसे तक भी रहता है, आर्टिकेरिया सॉरी जल्दी खत्म हो जाता है। इसी तरह आपके पेट में दर्द हो सकता है, ब्लॉटिंग हो सकती है। ब्लॉटिंग होती है फुलनेस ऑफ एब्डोमेन, कि आपको फुलनेस ऑफ एब्डोमेन या स्टमक, कि आपका पेट ना आपको भरा भरा महसूस होगा, फूला हुआ महसूस होगा, उसको कहते हैं ब्लॉटिंग। ये ब्लॉटिंग बेसिकली जो है ना, ये आपके पेट में गैस की वजह से हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है इसकी वजह से ना, कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो गई एलर्जी की वजह से, जिसकी वजह से आपको ब्लॉटिंग महसूस हो रही है, आपको पेट फूला हुआ महसूस हो रहा है, और उल्टी आ सकती है, मोशन आपको लग सकते हैं, डायरिया के जो है वो अलामात जो है बेटा वो आपके अंदर आ सकती है। चलें, आज के लिए जो है वो इतना ही। आपने जो है बेटे इस लेक्चर के दौरान, जब भी आपने लेक्चर सुनना है, इसके दौरान जो है ना वो आपने एक काम करना है, आपने रजिस्टर अपना अपने पास रखना है, ठीक है, ताकि कोई भी चीज हो आप उसको नोट कर सकें। आपके जहन में किसी भी किस्म का सवाल आता है बेटा, तो आपने जरूर मुझसे सवाल पूछना है कमेंट सेक्शन के अंदर, और कमेंट में आपने मुझे जरूर बताना है कि आपको किस टॉपिक के अंदर जो है वो डिफिकल्टी आ रही है, और किस टॉपिक के ऊपर हमें जो है वो वीडियो बनानी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।